बच्चों कैसे हैं आप लोग। कक्षा 12 के छात्रों का आजकल हमारा चल रहा है डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें एनसीईआरटी से के बुक से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। दिए गए प्रकाश स्रोत के लिए प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन 30 डिग्री है, विचलन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे दिया क्या क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो हमने जो है हमें दे रखा है प्रिज्म कोण, ये दे रखा है 60 डिग्री। दिए गए प्रकाश स्रोत के लिए प्रिज्म कोण 60 डिग्री, प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन मतलब मिनिमम डिविएशन हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब हमने n ज्ञात करना है, n क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो है हमने जो है इससे पूर्व मैंने आपको लेंस के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालना सिखाया था कि लेंस का जो अपवर्तनांक है वो सूत्र हमें यहाँ पे काम आएगा। तो हमें पता होना चाहिए n इज इक्वल टू साइन a प्लस मिनिमम डिविएशन अपॉन 2 बटे साइन a बाय 2। बच्चों जब तक ये सूत्र हमें याद नहीं होगा हम सवाल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है हमारे पास दिया गया है, आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू साइन a की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास a दे रखा है 60 डिग्री प्लस मिनिमम डिविएशन दे रखा है 30 डिग्री अपॉन 2 अपॉन साइन 60 डिग्री अपॉन प्लस 60 a बाई साइन a बाई 2। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं, देखिए ये हमारा सीधे सीधे निकल गया। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो साइन 90 डिग्री अपॉन 2 बटे साइन 60 डिग्री अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन n इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। साइन 45 का एक सिंपल सी जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है ये हमें आनी चाहिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यदि हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 1/√2 ये ऊपर चला जाएगा 2/1। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों n इज इक्वल टू ये हो गया 2/√2। हम √2 से क्या कर देते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 बटे 2 √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 4 का √4 का वर्गमूल क्या हो गया 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो बच्चों ये अपवर्तनांक आ गया, n का जो मान आ गया वो आ गया 1.414। हमें पूछा भी यही गया था कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखिए ये सूत्र जो है हमें बार बार यूज होगा, इस सूत्र को हमें जो है याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश की एक किरण किसी प्रिज्म पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित है, यदि वह न्यूनतम विचलन कोण से विचलित होती है, यदि वह न्यूनतम विचलन कोण से विचलित होती है तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण तथा पदार्थ के अपवर्तनांक का ज्ञात कीजिए। तो बच्चों फिर वही क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। हमको देखिए हमें सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है एक हमारे पास जो है जो प्रिज्म है PQR। अब जब इसमें जो है कितने ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि वह न्यूनतम विचलन कोण से विचलित होती है, प्रकाश की एक किरण किसी प्रिज्म पर 45 डिग्री के कोण से आपतित होती है, मतलब यहाँ से जो हमने प्रकाश आपतित किया तो ये अभिलंब है। ठीक है, तो ये जो है कितने डिग्री का कोण बना I बराबर 45। इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, आप समझ रहे हैं। तो क्या होता है और कंडीशन क्या है, यदि वह न्यूनतम विचलन कब होगा कि जब आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के फलस्वरूप इसकी क्या हो जाती है, प्रिज्म के आधार के
समांतर हो जाती है। मैंने आपको बताया था जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये जो है न्यूनतम विचलन होगा, तो ये क्या हो गया, निर्गत कोण बन गया। ठीक है बच्चों, तो जो ये I1 था और ये क्या था I2, ये निर्गत कोण और आपतन कोण, मतलब I1 बराबर न्यूनतम विचलन के लिए आंसर देखिए दूसरे का, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन की विशेषता, न्यूनतम विचलन की विशेषता क्या होगी, I1 बराबर I2 बराबर I। मतलब आपतित किरण अपतन के फलस्वरूप जब प्रिज्म के आधार की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, तो क्या होगा, न्यूनतम विचलन होगा। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन के लिए सूत्र हमारे पास बच्चों हमने बताया था, डेल्टा एम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 था, तो R1 और R2 क्या था, एक है, R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है, एक। ठीक है, अब यहाँ पे हम यदि वैल्यू रख देते हैं I1 I2 I के, तो ये जाएगा 2I I 2I माइनस A। ठीक है, तो हमने जो है क्या निकालना है, हमने जो है हमारे पास दिया गया है I दिया गया है। ठीक है, I 45 डिग्री। तो देखिए बच्चों, जो मिनिमम डिविएशन हो जाएगा, जो न्यूनतम विचलन कोण होगा, तो न्यूनतम विचलन कोण हमने निकालना है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम। हमने ये जो है, अब न्यूनतम विचलन कब होगा आपको पता है, जब आपतित किरण को हम आगे बढ़ा देते हैं और निर्गत किरण को भी हम आगे बढ़ा देंगे, तो जो ये विचलन होगा यही क्या कहलाएगा, डेल्टा एम, मिनिमम डिविएशन ये कहलाएगा। तो मिनिमम डिविएशन बच्चों आपका हो जाएगा, मिनिमम डिविएशन हो जाएगा 2 इंटू आई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, आई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है आई बराबर 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो बच्चों 45 गुना 90, 90 में 60 गया, 30 डिग्री जो है अधिकतम विचलन आ गया। अधिकतम विचलन कितना आ गया, ये आ गया 30 डिग्री। अब दूसरी चीज बच्चों हमारे पास ये है, हमने निकालना है पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। अब पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हमारे पास जो है, पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र होता है वो हमने अभी इससे पूर्व किया है। n बराबर, इस पहले वाले क्वेश्चन में n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटे साइन e बाई 2। वैल्यू हमारे पास सब कुछ दे रखी है। देखिए n इज इक्वल टू साइन a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 45 डिग्री प्लस डेल्टा m हमारा कितना निकला 30 डिग्री। ठीक है, बटे साइन हमारे पास क्या हो गया a बाई 2। ठीक है, डेल्टा m की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, डेल्टा m था डेल्टा m जो हमारे पास आया था बच्चों, वो डेल्टा m हमारे पास आया था, डेल्टा m हमारे पास आ गया, सॉरी ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास दे रखी कितनी, ए की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा 60 बटा 60 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों n इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री, साइन a बाई 2, ये 2 है बेटे, और तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 डिग्री अपॉन 2। तो बच्चों ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45, साइन 45 का मान 1 अपॉन अंडर रूट 2, वही क्वेश्चन बन गया। और ये साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 2 बटे जो है ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आई वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे जो है निकाल सकते हैं। सेम वही वैल्यू आ रही है जो पहले क्वेश्चन हमने किया। n बराबर हमारे पास आ गया, n इज इक्वल टू पदार्थ का जो अपवर्तनांक हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, और ये 2 कहाँ है ऊपर है, तो हम रूट 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, और ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 2, और 2 की वैल्यू हमारे पास पता है 1.414 होती है।
तो इसके लिए भी जो है पदार्थ के अपवर्तनांक का मान क्या आ गया 1.14। तो बच्चों इसके अलावा भी मैं आपको और न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूं। ठीक है, तीसरा जो न्यूमेरिकल हमारे पास है वो इस प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, किसी पदार्थ के लाल और बैगनी रंग के अपवर्तनांक क्रमशः दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है आंसर 3, किसी पदार्थ के लाल और बैगनी रंग के अपवर्तनांक क्रमशः 1.627 व 1.662 है, उसकी बड़ विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने बड़ विक्षेपण क्षमता आपको बताई थी कि आपतित किरण का प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन के फलस्वरूप किन्हीं दो निर्गत रंगों के प्रकाश का जो कोणीय बड़ विक्षेपण होता है और मध्य रंग का जो विचलन होता है उसके अनुपात को हम कहते हैं बड़ विक्षेपण क्षमता। मतलब अर्थात हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, हमारे पास दे रखा है लाल रंग एनआर की वैल्यू दी थी 1.627, ठीक है, और एनबी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.662, ठीक है। तो हमने निकालना क्या है, हमारे पास बड़ विक्षेपण क्षमता होती है ओमेगा बराबर, बड़ विक्षेपण क्षमता बराबर होता है एनबी माइनस एनआर बटे, ठीक है, एनबी माइनस एनआर बटे जो माध्य होगा वो क्या होता है, पीला कलर को माध्य रंग माना जाता है रंगों में, तो एन वाई माइनस 1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारे पास सूत्र होता है। अब हमारे पास जो है हमने सबसे पहले माध्य कलर, हमारे पास 2 कलर दे रखे, तो माध्य किसको माना जाता है, माध्य कलर, माध्य रंग पीले को माना जाता है। तो माध्य रंग के लिए एन वाई के लिए इसका जो माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा, हमारे पास रंग क्या है एन आर प्लस एन बी बटे 2, एन आर प्लस एन बी बटे 2, ये माध्य हो जाएगा। भाई माध्य निकालने के लिए हमारे पास 2 कलर दे रखे हैं, तो माध्य निकालना है उसका, तो 2 कलर है उनका जो जोड़ हो जाएगा 1.627 प्लस 1.662 बटे हमारे पास 2। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे 1.627 और 1.667, ठीक है, और ये 662 हो जाएगा, तो ये होगा 9, 6 2 8, 6 12 का 2 8 2, ठीक है, आ गया। तो ये बच्चों ये हमारे पास आ गया 2.289 बटे 2, काटेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। इससे एन वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.144, इस तरीके से हमारा क्या आएगा, ठीक है। अब हमने सूत्र निकालना है बच्चों, इस पे वैल्यू रख देंगे। अब बहुत इजी हो गया। बड़े विक्षेपण क्षमता होती है कि दोनों कलरों का जो कोणीय विक्षेपण, निर्गत कलरों का, इन्हीं 2 निर्गत कलरों का जो कोणीय विक्षेपण है, कोणीय विक्षेपण हमारा एनबी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.662 माइनस ये हो जाएगा एनआर हमारे पास है 1.627 बटे एन वाई की वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 1.144 माइनस 1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जो है हमारे पास ये निकल गया 12 में से 7 गया 5, ठीक है, यहाँ क्या बचा 5 में से 2 गया आपका 3, ठीक है, 7 से गया 0, 1 में से गया 0, तो ये हो गया बटे ये बच्चों 1 हो गया, तो ये हो गया 0.14, ठीक है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0, और जो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाती है 0.0543। ये कैलकुलेशन करके आप देख लेंगे, ये कैलकुलेशन करके हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो कोणीय बड़ विक्षेपण मैंने आपको बताया था, कोणीय बड़ विक्षेपण से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हमें न्यूमेरिकल आने बहुत आवश्यक है, न्यूमेरिकल आना हमारे पास बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका आंसर हम लिखेंगे।
देखिए, सिद्ध कीजिए कि कांच का जो अपूर्णांक है वो है 3/2। ठीक है, के पतले प्रिज्म को जल का अपूर्णांक भी दिया गया है, में डुबा दिया जाता है, तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है कांच का जो है, देखिए हमने जो है किसमें निकालना है, हमने जो विचलन निकालना है वो विचलन निकालना है किसमें, ये हमारा जो विचलन हो जाएगा। अब यदि हम जो है वायु के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का ANG हमारे पास दिया गया है, वो है 3/2। ठीक है, ANW जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, WNG मतलब कांच का द्रव के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, वो सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। वो सूत्र पढ़ा है बेटा ANG/ANW, ये हमने पढ़ा हुआ है। WNG मतलब कांच का द्रव के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो होता है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और द्रव का कांच के सापेक्ष, द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वैल्यू हमारे पास दे रखी है ANG 3/2 और ये आ गया ANW हमारे पास मतलब द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3, तो ये हो जाएगा 3 × 9 7 × 8 2/8। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, प्रिज्म के लिए डिविएशन। अब चूंकि आप देखेंगे मिनिमम डिविएशन का सूत्र हमारे पास है डेल्टा m इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा m इज इक्वल टू हमारे पास आएगा AN-1। ठीक है, AN-1 ये डिविएशन एंगल होता है हमारे पास, मिनिमम डिविएशन। अब किसकी बात कर रहा है ये कह रहा पतले प्रिज्म को जब कहाँ, जल में डुबाया जाता है। ठीक है, तो जब हम इसमें को वायु में डालते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जब प्रिज्म को वायु में रखा तो डिविएशन हो जाएगा बच्चों डेल्टा A इज इक्वल टू, जो मिनिमम डिविएशन हो जाएगा उस कंडीशन में वो हो जाएगा N की वैल्यू हमारे पास है, मतलब वायु में जो डिविएशन है 3/2 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 मतलब 3 में से 2 गया 1 A/2। जब वायु में रखा गया है, जब प्रिज्म कहाँ रखा गया है, वायु में रखा गया है, तब डिविएशन हमारे पास ये होगा। और जब प्रिज्म द्रव में डुबाया गया, जब प्रिज्म को द्रव में डुबाया गया है तो DW हमारे पास हो जाएगा, DW बराबर हो जाएगा A, मतलब तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WNG, कांच का द्रव में जो अपवर्तनांक हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास जो है वैल्यू आपको पता ही है, ये दी गई है, WNG मैंने निकाला है 9/8, ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी DW बराबर आ जाएगा A, कांच का द्रव में जो अपवर्तनांक है वो 9/8 -1। तो बच्चों ये हो जाएगा 8 × 8, 8 में से 1 गया, 8 × 8 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो ये हो जाएगा A/8। समझ में आ गया। अब हमने दो चीजें निकाली, एक तो प्रिज्म का वायु में डिविएशन, हमने निकाल दिया, और प्रिज्म का जल में डिविएशन। जब प्रिज्म को द्रव में डुबाया जाता है गया है तब जो डिविएशन हो जाएगा, जो विचलन कोण हो जाएगा, विचलन हो जाएगा द्रव में जो विचलन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या करा, तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण वायु के सापेक्ष, इसके सापेक्ष वायु के सापेक्ष 1/4 हो जाता है। तो मतलब हमने जो है समीकरण नंबर 1 इसको मान लो,
और समीकरण नंबर 2 इसको मान लीजिएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में a का भाग देने पर समीकरण 2 में a का भाग देने पर ये हो जाएगा बच्चों। यहां पर हम निकाल देते हैं इसको, dw मतलब जो डिवीजन, जल में जो डिवीजन हो जाएगा प्रिज्म का और एयर में जो डिवीजन हो जाएगा वो हो जाएगा, जल में डिवीजन है 1/, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास डिवीजन है a/8, जल में जो डिवीजन निकाल रखा हमने a/8 और वायु में डिवीजन निकाल रखा है a/2। तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, a/8 इंटू 2/a, a से a कैंसिल हो जाएगा 1/4। तो बच्चों हमारा जो निकल गया आंसर हमारा क्वेश्चन में यही कह रहा है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव का जो विचलन कोण हो, वायु के सापेक्ष जो विचलन कोण होगा, प्रिज्म का द्रव में विचलन कोण हो जाएगा, वो dw बराबर हो जाएगा 1/4 डेल्टा A। ये बच्चों ये हमने निकालना है, ठीक है। वायु के सापेक्ष जो है, वायु के सापेक्ष कांच का जो द्रव में विचलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, इनको आप करिएगा। धन्यवाद।